तो बच्चों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले में पढ़ाना शुरू करते हैं हम अष्टांग हृदय, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के सिलेबस में है। वो आप लोगों के सिलेबस में अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान है, जिसको आप सभी लोगों को यहाँ के 14 से 15 चैप्टर आपको पढ़ना है। आज की शुरुआत हम बहुत बेसिक से करेंगे। आज की जो क्लास है आपकी वो बहुत फंडामेंटल क्लास होगी, बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लास होगी आपको। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से सुनेंगे और चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के प्रथम चैप्टर, प्रथम अध्याय पर आने से पहले मैं आप लोगों को इस संहिता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम आपसे बेटा ये एक ही बता दें कि एक बृहत्त्रयी नाम की कोई चीज़ होती है। ओके, क्या होता है? बृहत्त्रयी। बृहद त्रयी होती है। इसमें तीन चीज आती हैं। बृहद मतलब होता है बड़ी, और त्रयी मतलब होता है तीन। तीन चीजें, तीन संहिताएं ऐसी होंगी जो बहुत ही विशाल होंगी, बहुत ही वास्ट होंगी। उन तीनों को सम्मिलित रूप से हमने बृहद त्रयी बोला है हमने। ठीक है। और इस बृहद त्रयी में एक आपका प्रथम आता है चरक संहिता, दूसरा आता है सुश्रुत संहिता, और तीसरा आता है आपका अष्टांग। अष्टांग में अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। तो तीन संहिताएं जिनको बृहत्तरी संहिता कहते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय। बात करते हैं हम कि अष्टांग हृदय ये क्या है, कहाँ से आया है, इसकी क्या जरूरत थी। हम इन सब को अभी हम सुनने जा रहे हैं। देखिए, जब ये अष्टांग हृदय की रचना हो रही थी, इसके पहले ये हमारे पास चरक संहिता और सुश्रुत संहिता मौजूद थी। इसके बहुत पहले के ये लोग, ये संहिताएं उपस्थित थी। चरक संहिता क्या था बेटा? काय प्रधान था। अभी आपको पता चलेगा काय क्या होता है। आगे चल के आपको सारी चीजें पता चलेंगी, धीरे धीरे पता चलेंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होने की बात है। यहाँ पर रिलैक्स होकर आराम से शांति से एकदम पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक क्लास होती है और बहुत ही फंडामेंटल है ये। इसलिए कोशिश ये करिए कि चीजों को ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा कि ये अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय आया कहाँ से था, क्या जरूरत थी इसको लाने की। तो जब दो संहिता पहले से थी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता जो है वो काय प्रधान थी। काय प्रधान मतलब होता है बेटा मेडिसिन, जनरल मेडिसिन। आप लोग जानते होंगे मेडिकल साइंस, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वहां पर भी दो विधाएं होती हैं। एक होता है जनरल मेडिसिन, एक होता है सर्जरी। ठीक है। कुछ चीजें जो मेडिकली मेडिसिन देने से ट्रीट हो जाती हैं, कुछ चीजें हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो उस समय भी दो, हमारे पास दो ऐसी संहिताएं थी जहां पर हम मेडिसिन से चीजों को ठीक कर सकते थे, या जहां पर हम अगर मेडिसिन से नहीं ट्रीट हो रही है तो हम जाते थे, सर्जरी के लिए जाते थे। तो हमारे लिए जो मेडिसिन के लिए बुक्स थी, वेबसाइट, जो मेडिसिन के लिए हमारे पास संहिता था उस समय, वो चरक संहिता था। और जो सर्जरी के लिए संहिता था वो सुश्रुत संहिता था। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सुश्रुत संहिता जो होती है वो कैसी होती है? शल्य प्रधान होती है। ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। हुआ क्या बेटा, कालांतर में समय जैसे जैसे समय बीतता गया, जब समय बीतता गया तो लोगों की बुद्धि और बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। तो लोगों को ये लगा कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता इतने विशाल काय ग्रंथ हैं, इतने विशाल काय संहिताएं हैं ये, इन दोनों को एक साथ कंठस्थ करना ये बहुत ही एक प्रकार का कह सकते हैं कि कठिन टास्क था। लोग नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में चलकर हम ये आगे चलकर लोगों को ये कमी महसूस हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ बनाया जाए, कोई संहिता बनाई जाए कि इन दोनों का समावेश एक में हो और कंसाइज फॉर्म में हो। कम से कम चीजें, काम की चीजें जो उसमें सम्मिलित हो। तब उस समय एक आचार्य हुए, एक महर्षि हुए वाग्भट। उन्होंने क्या किया कि इन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से एक नया ग्रंथ या संहिता बनाया जिसको कहा गया अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह संहिता जो है ये कोई नई संहिता नहीं है। ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का एक कंबाइंड फॉर्म है, जिसमें कंसाइज फॉर्म में दोनों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के बारे में लिखा गया है।
आपसे पूछता है एग्जाम में कि अष्टांग संग्रह की संहिता के लेखक कौन थे, ये वाग्भट्ट जी हैं। ठीक है। अष्टांग संग्रह, फिर मैं आपसे कह रहा, समय बीतता गया, समय बीतता गया, लोगों को अष्टांग संग्रह भी बड़ी लगने लगी। लोगों को अष्टांग संग्रह की जो संहिता थी वो ज्यादा लगने लगा। तो फिर से फर्दर नीड पड़ी कि यार ऐसा कुछ कोई संहिता ऐसी बनाई जाए जिसमें ना अष्टांग संग्रह के भी एकदम रिलेवेंट चीजें हो, एकदम, मतलब कहते नहीं है कि एकदम जो सार भाग होता है उसका, वो चीजें बनाई जाएं। तो क्या किया गया, अष्टांग संग्रह से अष्टांग हृदय संहिता निकली, अष्टांग हृदय बनाया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हृदय के समान स्वतंत्र समान सार भाग का स्वतंत्र पृथक संग्रह जो किया गया वो अष्टांग हृदय संहिता थी हमारी। तो हम फिर मोटा मोटा आपसे बता दूं कि अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में क्या अंतर है, क्या होती हैं दोनों। तो अष्टांग संग्रह एक विशाल ग्रंथ है। अष्टांग हृदय क्या होता है, उस अष्टांग संग्रह का एक हृदय के समान जो सार भाग होता है उसको निकाल कर अलग से लिखा गया है, इसलिए उसका नाम पड़ा है अष्टांग हृदय पड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पर हम आते हैं। हम जानते हैं कि संहिता की रचना, ये जो संहिताएं हैं इनकी रचना के बारे में, रचना मतलब होता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बने कैसे हैं, ये इनके क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपको मैं बता दूं बेटा, जैसे कोई भी संहिताओं में क्या होता है, संहिताएं इतनी विशाल काय होती है ना कि उन सारी संहिताओं को विभिन्न प्रकार के स्थान में बांटा गया है। किसमें बांटा जाता है, स्थान में बांटा जाता है। स्थान क्या होता है कि इसमें मतलब चैप्टर्स को, अध्यायों को मिलाकर एक एक स्थान बनाया जाता है। तो सोचो, अरे सॉरी, अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह में कुल टोटल 6 स्थान है। 6 स्थान में, हर स्थान में अलग अलग अध्यायों की संख्या होती है। हम देखते हैं कि स्थान में कौन से कितने अध्याय होते हैं। सबसे पहले हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि 6 स्थान कौन कौन से होते हैं। सूत्र स्थान होता है, शारीर स्थान होता है, निदान स्थान होता है, चिकित्सा स्थान होता है, कल्प स्थान होता है, उत्तर स्थान होता है। ये 6 स्थान में फिर कह रहा हूँ, फिर से बोलिए। सूत्र स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, उत्तर स्थान होता है। बात करेंगे कि अष्टांग संग्रह में, तो मैंने कहा था कि अष्टांग संग्रह जो होता है अष्टांग हृदय से विशाल, अष्टांग हृदय से बड़ा संहिता होती है, इसमें चैप्टर की संख्या अधिक होगी। अष्टांग हृदय जो है अष्टांग संग्रह का सार भाग होता है हृदय के समान, तो उसको उसमें संहिताओं, अध्यायों की संख्या कम होगी। अष्टांग संग्रह में हम देखते हैं सूत्र स्थान में 40 अध्याय, शारीर स्थान में 12 अध्याय, निदान स्थान में 16 अध्याय, चिकित्सा स्थान में 24 अध्याय, कल्प स्थान में 8 अध्याय, उत्तर स्थान में 50 अध्याय। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बेटा, ये सूत्र क्या होता है, शारीर क्या होता है, निदान क्या होता है, चिकित्सा क्या होता है, कल्प क्या होता है, उत्तर क्या होता है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे बाद में चल के, आगे चल के सब कुछ बताएंगे आपको, कुछ भी नहीं बचेगा आपको कि जैसे आपको ये लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही फंडामेंटल्स है, बहुत ही बेसिक्स है। हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि है क्या, आखिरकार ये संहिता है क्या, इस संहिता में ये स्थान क्या है, इस स्थान में कितने अध्याय हैं, खाली आप देखिए इसको। अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि सूत्र में 30, शारीर स्थान में 6, निदान स्थान में 16, चिकित्सा स्थान में 22, कल्प स्थान में 6 और उत्तर स्थान में 40, टोटल 120 चैप्टर हो गए। अब यहाँ पर टोटल 150 चैप्टर आपको देखकर लग रहा होगा कि इन दोनों अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में अध्यायों की संख्या ज्यादा अष्टांग संग्रह में है, वो 150 है, और अष्टांग हृदय में 120 है। देखा जाता है बेटा ना, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि काल दृष्टि से ये बहुत पास की है। मतलब देखा जाए तो ये बहुत रिसेंट की हमारे पास जो संहिता है अष्टांग हृदय, ये बहुत रिसेंट लिखी गई है, 6वीं शताब्दी, क्या चल रही 21वीं शताब्दी चल रही है। तो 6वीं शताब्दी का ये जो है हमारे पास ये संहिता अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम दोनों की विशेषता के बारे में कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में क्या विशेषताएं हैं, दोनों में क्या एक कैरेक्टर है दोनों के, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अष्टांग संग्रह, जिसके हम कहेंगे ऑथर वृद्ध वाग्भट थे, ये गद्य व पद्य रूप में है बेटा, गद्य व पद्य रूप में। जैसे जो हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे वो तो समझ जाएंगे गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। पद्य होता है बेटा कि पोयम, पोट्री के फॉर्म में होता है ये, और पद्य का मतलब होता है कि स्टोरी के फॉर्म में होता है ये। ठीक है। तो जो अष्टांग संग्रह, मैंने आपसे फिर कहा था कि अष्टांग संग्रह क्या था, ये एक प्रकार का क्या था, ये एक चरक संहिता और सुर संहिता से लिया गया पार्ट था, लिए दोनों कंबाइंड फॉर्म था। तो वो स्टोरी के रूप में भी था और पद और पोट्री के रूप में भी था, पोएम के फॉर्म में भी था। लेकिन अगर आप अष्टांग हृदय आगे चल के देखेंगे तो पद्य रूप में सिर्फ है, सिर्फ उसमें पोट्री जैसा है, वो पोएम जैसा है, उसमें
कोई कहानी वानी नहीं है, वो सिर्फ उसमें एक श्लोक के रूप में सब कुछ लिखी गई चीजें थी। बात करते हैं अष्टांग संग्रह, तो एक काज चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रधान है, तो कोई नई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले बताया था कि जब यह जो चरक और सुश्रुत सिद्धांत के सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों से मिलकर बनाई गई है, तो काज चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रधान होगी। चरक और सुश्रुत के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन है, का एकत्रित वर्णन मिलता है। बहुत ये लाइन भी मैंने आपको पहले बता चुका था कि ये जो अष्टांग संग्रह है वो चरक और सुश्रुत के मौलिक सिद्धांत है, इसमें मिलते हैं। और ये अष्टांग हृदय जो होता है बेटा ना, दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित है ये। और आज के टाइम पर भी वहां पर अष्टांग हृदय को ही लोग पूजते हैं, अष्टांग हृदय के अनुसार ही सारी चिकित्सा पद्धति वहां अपनाई जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये अष्टांग संग्रह है, इसके भी ऑथर वृद्ध वाग्भट्ट है, और अष्टांग हृदय जो है, इसके ऑथर लघु वाग्भट्ट है। दरअसल बेटा ना, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के जो ऑथर है ना, दोनों का नाम वाग्भट्ट था, लेकिन दोनों वाग्भट्ट एक जैसे नहीं थे, दोनों वाग्भट्ट अलग वाग्भट्ट थे। ठीक है। एक वाग्भट्ट दूसरे वाग्भट्ट का ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का रिलेशन था। एक वाग्भट्ट ऐसे थे जिनके पिता का नाम सिंहगुप्त था, और सिंहगुप्त के पुत्र जो थे वो वाग्भट्ट थे। मतलब ये ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का संबंध था इन लोगों में। ओके। तो हम यहाँ तक खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ इसके बारे में खत्म ही है लगभग लगभग। टीकाकार, टीकाकार मतलब होता है कमेंटेटर। बेटा जो हमारी ये संहिताएं लिखी गई होती है ना, ये सब के सब संस्कृत के श्लोक के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं? श्लोक के फॉर्म में होती है। कोई चीज जब श्लोक के फॉर्म में होती है, तो उसको क्या करते हैं ना, कोई आता है उसको उस श्लोक को तोड़कर उसको एक इलेबोरेट करके, उसको एक विस्तार करके समझाने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं टीकाकार, कमेंटेटर। मतलब हर श्लोक पर अपनी कमेंट्री करते हैं, वो कमेंटेटर बोलते हैं ना उनको। तो कमेंट मतलब यहाँ पर हम आपको बता दें कि तीन कमेंटेटर का नाम दिया गया है। उनकी जो कमेंट्री है, जो उनकी टीका है, उसका नाम दिया गया है। सबसे पहले है अरुण दत्त, इनकी जो कमेंट्री है वो सर्वांग सुंदरी। दूसरे हैं हेमाद्रि, उनका है आयुर्वेद रसायना। तीसरे है इंदु, उनके शशिलेखा। ठीक है। अब ये रहा आपका बेसिक्स आज का, फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देना चाहता हूँ कि बेटा देखो, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय जो होती है संहिता, ये दोनों संहिताएं कोई अलग संहिता नहीं थी। ये अ, एक बहुत ही रिसेंट की लिखी गई संहिताएं होती हैं। इन अष्टांग संग्रह संहिता में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो कि क्रमशः काय प्रधान थी और शल्य प्रधान थी, इन दोनों संहिताओं के सार भाग को लेकर लिखी गई थी। और इन्हीं अष्टांग संग्रह से हृदय के समान जो सार भाग था उसको अलग से पृथक करके लिखा गया, तो उसको अष्टांग हृदय कहा गया था। इन दोनों के अगर अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय देखेंगे, दोनों के ही जो हमारे ऑथर हैं वो है वाग्भट्ट। एक को कहते हैं वृद्ध वाग्भट्ट और एक को कहते हैं लघु वाग्भट्ट। वृद्ध वाग्भट्ट उसको कहते हैं जो बड़ी थी अष्टांग संग्रह, और जो छोटी थी अष्टांग हृदय उसके थे लघु वाग्भट्ट। मैंने आपको बताया कि इसमें कितने स्थान होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में विशेषता क्या होती है। मैंने आपसे बताया कि अष्टांग हृदय जो होती है वो पद्य के भाव में होती है, अष्टांग संग्रह जो होती है वो गद्य और पद्य दोनों के रूप में होती है। और आज का जो बेसिक्स है बेटा, यही था आपका बेसिक्स। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास आपको चीजें तैयार हुई होंगी।